अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम सी प्लस प्लस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, तो फिर फर्दर उसकी हम टाइप्स के बारे में देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। टोटली आज हमारा टॉपिक ऑपरेटर्स पे होगा। इससे पिछले लेक्चर पे हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो जिसने अभी तक मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो वो जाके लेक्चर देख लें। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लेक्चर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, उसके बाद अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे एंड देन रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद भी हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स देखेंगे। तो ये हमारा आज का कोर्स कंटेंट है। आज हमने देखना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर्स जो है ना वो स्पेशल सैम्बल्स हैं जो कंपाइलर को कहते हैं कि वो एक स्पेशल मैथ का कोई टास्क परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल अगर हम सैम्बल यूज़ करते हैं एडिशन का, तो वो कंपाइलर को बताता है कि वो दो वैल्यूज़ को या कि जितनी भी वैल्यूज़ को ऐड करवाना है। तो हम वही ना, कोई जो भी हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट स्टेटमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, और लास्ट में आ जाता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इन सब को हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो सैम्बल्स जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं वो होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब कौन कौन से अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर है वो है एडिशन। एडिशन, अगर हमने दो वैल्यूज़ को ऐड करना है तो हम एडिशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है सब्ट्रैक्शन। अगर हमने दो वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना है तो हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इनके सैम्बल्स भी आप देख सकते हैं कि एडिशन के लिए सैम्बल प्लस यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस यूज़ होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेरिक साइन। ये आप अगर जाएंगे ना की जो है हमारे कीबोर्ड पे जो शिफ्ट दबा के 8 को प्रेस करेंगे तो हमारा ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। फोर्थ वन है डिवाइड का, अगर हमने दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करना है। फिफ्थ वन है मॉडुलस, कि मॉडुलस है तो होता है रिमाइंडर, कि हम दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है ना उसको हम मॉडुलस कहते हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तो तीन चीज़ें हो गई जो आपको समझ आ गई। अगर हम आगे हम देख लेते हैं डिवीजन और मॉडुलस को थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं। तो हम 3 को डिवाइड करते हैं 14 के ऊपर। तो सबसे पहले अगर 3 4 12 हो गया, हमारे पास फर्दर आ गया रिमाइंडर आ गया 2। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी 4, अगर हम करते हैं 3 को डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास आंसर आएगा ऊपर वाला जो हमारे पास 4 आया है। लेकिन अगर हम लिखते हैं अगर 3 मॉडुलस 4 तो हमारे पास आंसर आएगा नीचे वाला जो 2 के नीचे मॉडुलस साइन है, वो आंसर आएगा। तो ये हमारे थे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये 5 थे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। आगे हम फर्दर चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशन ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होते हैं कि ये ग्रेटर देन है बी से, या ये छोटा है बी से, या ए इज इक्वल टू बी है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम चेक करते हैं। इनका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम, ए इज़ ग्रेटर देन बी, आंसर क्या आएगा, या ए बड़ा होगा बी से या जे छोटा होगा, तो या ट्रू आ जाएगा या फॉल्स आ जाएगा। इसका आंसर सिर्फ ट्रू या फॉल्स में आता है। जो डिफरेंट जो है रिलेशन ऑपरेटर्स हैं हम उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है लेस देन ऑपरेटर। एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमने ए को ले लिया 8, बी को ले लिया 3। हम देख लेते हैं ए छोटा है बी से, 8 छोटा है 3 से, तो 8 जो है नहीं बड़ा है 3 से, तो हमने फॉल्स लिख दिया। इसी तरह सेकेंड ऑपरेटर पे चलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, हमारे पास हम देखेंगे ए बड़ा है 10 से या ए इक्वल टू है 10 से, इन दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो हमने ट्रू कह देना है। हम देख लेते हैं ए ग्रेटर देन है बी से, तो 8 ग्रेटर देन है 3 से, तो हमने ट्रू लिख दिया। कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो हमने लिख दिया। इसी तरह थर्ड वन है लेस देन का, सॉरी ग्रेटर देन का।
तो हम देख लेते हैं ए ग्रेटर देन है बी से, 8 ग्रेटर देन 3 से है तो ग्रेटर देन है तो हमने ट्रू लिख दिया। इस तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, तो बड़ा है 8 3 से बड़ा है, हमने ट्रू कर दिया। इसी तरह जो है फिफ्थ वन है, ये है इक्वल टू का ऑपरेटर के मतलब ए इक्वल टू है बी से। हम मैथमेटिकल में हम यूज़ करते थे सिंगल इक्वल टू का, हम सिंगल इक्वल टू ए का हम ऑपरेटर यूज़ करते थे, लेकिन हम जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हम अपने कोडिंग वगैरह के अंदर हम डबल इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं, जिससे पता लगता है कि पहली वैल्यू दूसरी के बराबर है। तो हम यही देख रहे हैं कि a इज़ इक्वल टू बी, तो है ए बी के इक्वल है, 8 इज़ इक्वल टू 3 नहीं है तो हमने फॉल्स लिख दिया। इसी तरह जो है लास्ट वन है वो है नॉट इक्वल टू। हमारी जो भी वैल्यू आएगी अगर ट्रू आएगी तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स आएगी तो उसको ट्रू कर देगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, a इज़ नॉट इक्वल टू -4, कहते हैं a नॉट इक्वल टू हम -4 के, तो ठीक है क्योंकि अगर a इक्वल टू होता -4 के तो -4 के इक्वल नहीं है, ये फॉल्स आंसर आना था, लेकिन वो नॉट इक्वल कह रहा है तो ट्रू है क्योंकि a तो नॉट इक्वल है ना -4 से, तो हमारे पास ट्रू आंसर आ गया। ये कुछ हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हम देख लेते हैं, इसमें हम दो कंडीशंस को चेक करते हैं, दो कंडीशंस को आपस में देखते हैं कि दोनों कंडीशन आपस में ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू होंगी तो हम ट्रू लिख देंगे, फॉल्स होंगी तो फॉल्स लिख देंगे। ये इसमें हम दो कंडीशंस को यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c। हमारे पास दो कंडीशंस आ गई, a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c। इस तरह हमारे पास इसमें दो कंडीशंस होती हैं। अब हम इफ डिफरेंट देख लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं। सबसे पहला आ जाता है एंड ऑपरेटर कि a इज़ स्मॉलर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c। हमारे पास उसने दो दे दी, क्या a स्मॉलर देन b है और b ग्रेटर देन c है। एंड ऑपरेटर में होता ये है कि हमारी जो दोनों कंडीशंस है ना वो ट्रू होना ज़रूरी है। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। अच्छा तो हम एग्जांपल देख लेते हैं, a स्मॉलर देन b है तो है, 3 स्मॉलर देन होता है 4, तो पहली कंडीशन तो हमारी ट्रू होगी। लेकिन b इज़ ग्रेटर देन c है, नहीं b छोट 4 है और c 5 है, तो 5 4 बड़ा तो नहीं है c से 5 से, तो इस वजह से ये हमारी कंडीशन रिजल्ट फॉल्स हो गया क्योंकि हमारी एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है। लेकिन हमें तो चाहिए थी दोनों ट्रू होंगी तो हमारी ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा। ये एंड ऑपरेटर था। अब आगे सेकंड वन है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में होता है कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। हम चेक कर लेते हैं, पहला a स्मॉलर देन b, a छोटा है b से, ट्रू होगी, पहली ही ट्रू होगी तो हम ट्रू लिख देंगे। वैसे दूसरी देख लेते हैं, b इज़ ग्रेटर देन c, b बड़ा है c से, नहीं, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, पहली ट्रू हो रही है, लेकिन हमारा आंसर ट्रू ही आएगा क्योंकि पहली कंडीशन तो हमारी ट्रू हो रही है ना, और इस वजह से। तीसरा है नोट ऑपरेटर। सेम जैसे पहले हमने नोट ऑपरेटर पढ़ा था, इसमें भी यही है कि अगर हमारा आंसर ट्रू आएगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स आएगा तो ट्रू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, b इज़ लेस देन और इक्वल टू a, b छोटा है a से, तो b छोटा या इक्वल टू है तो b छोटा है b बड़ा है a से, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन होगी फॉल्स, लेकिन हमने पीछे नोट लगाया हुआ था तो उसने आंसर में ट्रू दे दिया। तो ये थे कुछ हमारे तीन लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें पहला था एंड ऑपरेटर, दूसरा और ऑपरेटर, तीसरा नोट ऑपरेटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारी किसी भी वेरिएबल को अगर हमने वैल्यू असाइन करनी है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए जो हम साइन यूज़ करते हैं वो होता है इक्वल टू का साइन। हम इक्वल टू का साइन यूज़ करके हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे हम वेरिएबल लिखते हैं और इक्वल टू के राइट साइड पे हम जो है वैल्यू लिखते हैं, और एंड में हमने सेमीकोलन लगाना होता है। ये एक रूल है, सिंटैक्स है ये असल वैल्यू को असाइन करने का, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का। हम इसका फर्दर सिंटैक्स देख लेते हैं कि एक वेरिएबल था जिसके अंदर हमने वेरिएबल सबसे पहले हमने ले लिया, आगे हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर आगे हम वैल्यू या कोई भी एक्सप्रेशन लिख देंगे तो एंड में सेमीकोलन। तो जो भी वैल्यू और एक्सप्रेशन होगा उसकी वैल्यू जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। एग्जांपल भी देखते हैं हम इसके बारे में। तो a इज़ इक्वल टू 20, हमारी जो है 20 वैल्यू जो थी वो हमारी a को साइन करती। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, c इज़ इक्वल टू a प्लस b, तो जो a और b की जो वैल्यू थी उसको ऐड करवा के c के अंदर स्टोर करवा दिया। तो ये हमारी कुछ दो एग्जांपल थी असाइनमेंट ऑपरेटर की। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये तो हमने कर लिया कि अगर एक वेरिएबल को हमने वैल्यू देनी है तो हमने दे दी। अगर हमने सेम वैल्यू देनी है एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स को
तो हम क्या सबको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे? नहीं, हम एक ही लाइन में लिख देंगे डिफरेंट वेरिएबल, जिस चीज़ को हमने वैल्यू साइन करनी है और कौन सी वैल्यू साइन करनी है हम एंड में वो लिख देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास समझो 3 स्टूडेंट्स हैं और उनको हमने टोटल मार्क्स असाइन करने हैं, तो तीनों के टोटल मार्क्स तो सेम होंगे 100 100 100। तो हम करने के अली इज इक्वल टू अहमद इज इक्वल टू शुएब इज इक्वल टू 100 एंड में सेम जो सेमी कोलन कि मतलब जो 100 है ना वो तीनों को असाइन कर दो। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 4। तो ये जो 4 है ये z को भी असाइन हो गया, y को भी असाइन हो गया, x को भी असाइन हो गया। मतलब अगर सेम वैल्यू हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को असाइन करनी है तो हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सेकंड देख लेते हैं, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5। तो 5 जो थी वो हमने a और b को असाइन कर दिया। तो ये थे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर वो होता है जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? जिसमें हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, जो हमने पढ़े थे। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें तो वो हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। सिंटैक्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी हम वेरिएबल नेम लिख लेंगे, उसके बाद ऑपरेटर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, कोई ऑपरेटर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद असाइनमेंट वो साइन यूज कर लेना है इक्वल टू का, और एंड में हमने कोई भी एक्सप्रेशन लिख के सेमीकोलन लगा देना है। तो ये हमारा सिंटैक्स था। अगर हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये इसमें किया क्या गया है। सबसे पहले किया हमने एक एग्जांपल ले ली, n प्लस इज इक्वल टू 10, जिसमें हमने n एक वेरिएबल है, प्लस जो है ये है ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर हमने आगे एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया इक्वल टू का, फिर हमने 10 लिख के सेमीकोलन लिख दिया। तो इसका मतलब ये था, ये यूज़ कब होता है? फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को ऐड करवा के फिर उसी वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवाना था, तो तब हमने जो है ये चीज़ यूज़ करते हैं जब हमने एक सेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू को ऐड करवा के और सेम वेरिएबल में स्टोर करवाना हो। इसको जो फर्दर हम देख लेते हैं कि n इज इक्वल टू n प्लस 10, जो n प्लस इज इक्वल टू 10 लिखा था ना, उसको हम अगर ओपन करके देखो तो वो ये बनता है n इज इक्वल टू n प्लस 10, कि सबसे पहले 10 को जो है n में असाइन किया, ऐड किया। सम फॉर एग्जांपल 10 n था हमारे पास 2, तो 2 को हमने 10 को जो है ना 2 में ऐड किया, तो n हो गया अब 12। तो वो जो 12 था ना, तो वो हमने फिर n के अंदर स्टोर करवा दिया, तो n की वैल्यू हमारे पास 12 होगी। तो ये था कंपाउंड असाइनमेंट। अच्छा तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको हर चीज़ समझ आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।